गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑसिलेशन का नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज़ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और ये हमारे एसएचएम का ये लास्ट मेन टॉपिक है, जिसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, इसी के अंदर और बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे और इसी पर हमारे जो है तो एपिसोड ख़त्म होंगे। ठीक है, और 2 या 3 एपिसोड, मैक्स टू मैक्स 2 एपिसोड या 3 एपिसोड लग सकते हैं, और 2 एपिसोड में देखते हैं आज, और 2 एपिसोड में मिलाकर ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है ये पॉइंट हमको समझना है अभी। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर में सबसे पहली बात आपको जो देखनी है वो ये होगा कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरह का होगा हमारे पास में, समझ लो ये एक रिजिड वॉल है और उस वॉल से हमने एक स्प्रिंग को ऐसे टाई करके रखा है, और स्प्रिंग को टाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास में है ब्लॉक एम। ठीक है, अब ये ब्लॉक एम जो है अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है। तो इसको मान लो कि देखो, अगर स्प्रिंग की लेंथ मैं यहाँ तक लेता हूँ तो ये जो लेंथ होती है इसको बोला जाता है नेचुरल लेंथ। ठीक है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, या फिर नेचुरल लेंथ बोलते हैं उसको, याद रखने का। तो नेचुरल लेंथ पर हमारा स्प्रिंग अभी है, और ऊपर की तरफ, इसके ऊपर में देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मैं कहूँगा mg, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इधर कोई फोर्स नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है, दोनों फोर्स को 0 0 बता दिया मैंने। तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, कुछ नहीं है, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर होता है, इसके बाद सेकंड केस इस तरह आता है। देखो सेकंड केस इस तरह आता है कि हमने अगर समझ लो इस स्प्रिंग ब्लॉक को मूव किया तो क्या होगा। तो हम उसकी मार्किंग ले लेते हैं पहले, ये थी उसकी नेचुरल लेंथ। अब मैंने उसको नेचुरल लेंथ से थोड़ा आगे लेकर चला गया। ठीक है, नेचुरल लेंथ से मैंने उसको आगे लेकर चले गया, समझ लेते हैं यहाँ तक लेकर गया मैंने उसको, ये हो गया मेरा मास। अगर मैंने उसको यहाँ तक लेकर गया है तो मैंने कोई फोर्स लगाया होगा। ठीक है, और अभी जो हमारा स्प्रिंग है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, हमारा स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो चुका है। अगर वो स्ट्रेच हो गया, ये है अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो इसके अंदर पीछे की तरफ एक फोर्स जनरेट हुआ होगा और वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग पूरा लिख दो, जाने दो। तो रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ जनरेट हुआ है। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग के अंदर काम कर रहा है। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं तो मुझे पता चलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये लगा फोर्स। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख पाऊंगा इसकी, कि इक्वेशन होती है इसकी F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी तो आपको। तो ये SHM है बोलकर, अगर हमने इसकी इक्वेशन को ऐसे मान लिया कि ये F इज इक्वल्स टू माइनस kx होता है, यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन हमारा, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स हमारा, दोनों भी ये प्रोपोर्शनल में है लेकिन नेगेटिव के साथ। इसका मतलब है इट्स SHM, है ना, ये SHM तो है। ठीक है, ये SHM तो है। अगर ये SHM है समझ लो, तो K कौन है यहाँ पर। तो हमने K को नाम दिया है कि K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब अगर हम फोर्स को लिखेंगे ऐसा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ kx हो गया। यहाँ से अगर इक्वेशन ली तो ये F इज इक्वल्स टू kx हो गया ना, ये वाला ले लिया मैंने इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, तो मैं लिख पाऊंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय m इंटू एक्स। और ये वाली इक्वेशन में k बाय m जो है फॉर SHM, बट फॉर SHM मुझे ये पता है कि SHM के लिए एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर है वो यहाँ पर k बाय m है, यानी कि जो ओमेगा है ये अंडर रूट ऑफ k बाय m है। अगर ये वाली इक्वेशन ट्रू है तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान होगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि इसकी इक्वेशन को आप लिख सकते हो 2 पाई, और 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू लेना है, 1 अपॉन ओमेगा लेना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा m बाय k हो जाएगा। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ SHM।
दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का SHM का टाइम पीरियड इतना ही आने वाला है, ठीक है, इसके अंदर में। अब ये वाला पॉइंट अगर अपन ने देखा, ये वाला पॉइंट यहाँ तक के तो करेक्ट था। अब देखो इसको इलाबरेट कर, यहाँ जो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट यूज़ किया है उसके बारे में एक चीज़ याद रखते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K is depends on length of spring, ठीक है। लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ स्प्रिंग उसका रेडियस है ना, और मटेरियल जो यूज़ हुआ है, एंड मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल यूज़ किया गया उस पर भी डिपेंड करता है वो, ठीक है। ऐसी वाली वैल्यू कांस्टेंट होते हैं। तो स्प्रिंग के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि KL इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। KL इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर, तो उसका एक हम ऐसा ग्राफ याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ के अंदर में ये एक्सिस पे हम बता देंगे इसकी लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे आ गई इसकी लेंथ, और यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। L के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर हमने अगर शॉर्ट लेंथ के स्प्रिंग यूज़ किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, लॉन्ग लेंथ के यूज़ किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, ठीक है। अब अक्सर केसेस के अंदर में ऐसे माना जाता है कि मास ऑफ स्प्रिंग, कुछ केसेस में लेते भी हैं, स्पेशल केसेस होंगे, लेकिन मास ऑफ स्प्रिंग को अक्सर जो केसेस होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, मासलेस मानेंगे, ठीक है। जनरली यहाँ लिख देता हूँ जनरली, लेकिन कुछ केसेस में आ भी सकता है। अगर उसने फिर दे दिया तो लेना पड़ेगा, फिर हमको वायर का अगर दे दिया उसने मास तो लेना पड़ेगा। और उसका जो फोर्स होता है उसके ऊपर में, इलास्टिक फोर्स जो होता है ना, इलास्टिक फोर्स जो होता है उसका ऑन स्प्रिंग इज यूनिफॉर्म, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म अगर नहीं रहा तो क्या हो जाएगा मालूम है हो सकता है कि ये स्प्रिंग के इतने सेक्शन के अंदर में बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, इतने सेक्शन में कम लग रहा होगा, इधर के सेक्शन में ज़्यादा, इधर कम लग रहा होगा, ऐसा। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे डेरिवेशन वगैरह के लिए हम इसको नहीं कैलकुलेट करते, ओके। तो इसको इस तरह से मान लिया जाता है। और यहाँ पर आपको ये टाइम पीरियड की इक्वेशन मिली, और यहाँ पे अच्छा ठीक है, हमने एक और इक्वेशन लिखना यहाँ पर भूल गए क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है n बोल दो फ्रीक्वेंसी को 1/T, 1/T, और इसका रेसिप्रोकल कर लो तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगा 2 पाई, 1 में चला जाएगा 1/2 पाई √K/m, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए आपको कि m/K जो है ये टाइम पीरियड के अंदर रहता है, हमेशा m/K रहता है टाइम पीरियड के अंदर, ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है ना। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को स्प्रिंग पेंडुलम में हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे देखते हैं, देखो इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। होता क्या है कि इसके ऊपर हमारा जो ये वाला सिस्टम लगा है ना, अरे चलना, यहाँ पर mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है ऑब्वियसली। तो इसके अंदर में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में जो इसकी नेचुरल लेंथ होती है जनरली यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगी हो, कुछ जैसा कोई भी ना हो, जनरल केस में क्या होता है, जो इसका नेचुरल लेंथ होता है वही इसका मीन पोजीशन भी होता है, ठीक है। ये क्या है, NL बोले तो नेचुरल लेंथ, MP बोले तो मीन पोजीशन। जो इसकी मीन पोजीशन होती है, जो नेचुरल लेंथ होती है वही मीन पोजीशन होती है। आप समझ लो आपने ब्लॉक को यहाँ तक लेकर गए डिस्प्लेस करके, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यही एम्पलीट्यूड बन जाता है,
ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा और ये एम्पलीट्यूड बनकर फिर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो जाएगी उसकी पोजीशन, और उतना ही वो इधर भी आएगा और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी और वो यहाँ पर ऑसिलेट करेगा। अरे समझे कि नहीं बात को? ठीक है, ऐसे होता है ये ऑसिलेशन, इस तरह से होता है। वो ब्लॉक यहाँ पे भी आ सकता है, वो ब्लॉक यहाँ पे भी जा सकता है। तो इस तरह से एक्स जो होता है, जो आप डिस्प्लेस करते हो, वो उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो ये वाला जो केस है हमारा, ये वाला केस है हमारा हॉरिजॉन्टल केस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ हमारा पेंडुलम। अब जब स्प्रिंग पेंडुलम आप इसको बनाते हो, ठीक है ना, जब आप उसको स्प्रिंग पेंडुलम बनाते हो, ब्लॉक सिस्टम से आपने उसको स्प्रिंग पेंडुलम बना दिया, तो स्प्रिंग पेंडुलम में हो जाता है कि ये होती है उसकी नेचुरल लेंथ। तो हम इसको लिखते हैं नेचुरल लेंथ। और ये नेचुरल लेंथ का मैं बार बार आपको फंडा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है, हमारे आगे के न्यूमेरिकल्स, इसके जो हार्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके अंदर आपको नेचुरल लेंथ ही बहुत यूज़ में आएगा। नेचुरल लेंथ इतनी थी, ठीक है, इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं है अभी, ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं है, तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है क्योंकि उसके नीचे कोई वेट नहीं है लगा हुआ। लेकिन जब हमने इसको मास अटैच किया, एम मास अटैच्ड, अब मास अटैच्ड करने के बाद क्या हुआ, मास अटैच करने के बाद में स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, है ना, स्प्रिंग इलोंगेटेड। स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड हुआ, बाय लेट अस सपोज x0 ले लो, x0 ले लो। तो ये था ओल्ड वाला लाइन और ये हो गया आपका अब न्यू वाला लाइन, ठीक है, इतना नीचे चला गया। तो हम बोलेंगे कि ये जो हो गया है ये इसका, दिस इज x0, x0 से स्ट्रेच हो चुका है वो और बस इतने पे रुक गया है वो, ठीक है, इससे नीचे नहीं आ रहा। अब अगर इससे नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इससे नीचे नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर में ये ब्लॉक होगा, नीचे की तरफ लग रहा है mg, है ना, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, माइनस के एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट से डिस्प्लेस किया ना आपने उसको, यहाँ पे एक्स से डिस्प्लेस करते थे तो क्या बोलते थे, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यहाँ पे एक्स नॉट से डिस्प्ले किया तो क्या बोल देंगे, माइनस के एक्स नॉट, ठीक है, ऐसा बोल देंगे इसको। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या लिख देंगे फिर, ये हो जाएगा आपका mg बराबर माइनस के एक्स नॉट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, ये वाला फोर्सेस, ये फोर्स इज इक्वल टू दिस मच, ऐसे हो जाएगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में इसका ले लिया हमने केस, और क्योंकि ये डायरेक्शन में अपोजिट है ना ये, अगर ये मैग्नीट्यूड का केस हमने ले लिया इसमें से, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारी, mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट जो है कितना नीचे आएगा, हमारा स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा एक्स नॉट, तो वो हो जाता है mg अपॉन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपने इसको रट लेना है कि जब भी एक पेंडुलम होता है जिसको आप जो है तो ऐसे हैंग करते हो, वो पेंडुलम अपनी नेचुरल लेंथ से कितना नीचे हैंग करेगा, इक्विलिब्रियम आने पर, इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम के लिए वो कितना नीचे हैंग करेगा, तो अपन बोलते हैं एक्स नॉट यानी कि mg बाई के। और मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारी न्यूमेरिकल के अंदर मैं mg बाई के डायरेक्ट ले लूँगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो है एक्स नॉट किसको बोला जाता है ये आपको याद रहना चाहिए, तो आगे ये कंडीशन याद रहनी चाहिए, इसको रट लो, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये वाली कंडीशन को रट लेनी चाहिए आपने इसको, x इज इक्वल्स टू mg बाई के, ठीक है। इसको निकालने का डिटेल्ड मेथड आपको एनालिसिस बताता हूँ, देखो कैसे करते हैं। तो इसको तो देखो अब ये क्वेश्चन हमको क्या दिया, अ मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू फ्री एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K विथ इट्स अदर एंड होना चाहिए यहाँ पे END एंड fixed to a rigid support as shown in figure. Find out the time period of mass if it is displaced slightly by amount x downward. यानी कि अगर आपने इसको डाउनवर्ड नीचे x अमाउंट से अगर शिफ्ट किया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जनरली अभी जो मैंने ऊपर लिखकर बताया वैसे ही आने वाला है, लेकिन इसका डिटेल्ड एनालिसिस मतलब एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, ये बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे रियल में क्या हो रहा है, वो ऐसे है कि आपके पास में एक स्प्रिंग है इस तरह का, ठीक है, और वो समझ लो नेचुरल लेंथ से नीचे आ चुका है ना, लाने का उसको नेचुरल लेंथ से नीचे यहाँ तक, ये मास m कनेक्ट किया आपने, m कनेक्ट करने के बाद वो आ चुका है नेचुरल लेंथ से नीचे। हो सकता है उसकी नेचुरल लेंथ यहाँ थी, उसकी नेचुरल लेंथ यहाँ थी और वो नेचुरल लेंथ से अभी नीचे आ चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ बताते हैं उसको, ये है उसकी नेचुरल लेंथ NL, ठीक है,
और ये अभी उसको डिस्प्लेस आपने किया है, कितने से डिस्प्लेस किया होगा? तो हम बोलते हैं कि हमने उसको डिस्प्लेस किया है, समझ लो x0 से, जो हमने ऊपर के अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे ही, ठीक है। x0 से डिस्प्लेस किया। x0 से डिस्प्ले करने के बाद में अभी नीचे की तरफ क्या लग रहा है? तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, है ना, नीचे की तरफ mg लग रहा है। और ऊपर की तरफ में कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ यहाँ देखो, ऊपर की तरफ यहाँ पे फोर्स लग रहा है kx0, ठीक है, ये हो गया kx0, ये ऊपर की तरफ में फोर्स लग रहा है और ये बन जाएगी उसकी मीन पोजीशन। तो अब फ़र्क याद रखो कि नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में फ़र्क होता है, इस तरह का फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? तो हमारे स्टेप 1 समझ लो ऐसी है, स्टेप 1 इक्विलिब्रियम स्टेज निकालना है। इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने जो है तो मीन पोजीशन बतानी है, मीन पोजीशन होगी, ठीक है। यहाँ तक बना दिया, मीन पोजीशन हो गया। नेट फोर्स टॉर्क ऑफ द पार्टिकल इज 0। अब नेट फोर्स 0 हो गया ना, ऊपर नीचे का mg है और ये kx बराबर बराबर हो गया, तो नेट फोर्स 0 हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है? अब उसने बोला अपने को डिस्प्लेस करो उसको x से। ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होता है, दिस इज ऑटोमेटिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये इसको बोलेंगे आप डिफ़ॉल्ट। इसमें आपने कुछ नहीं किया, आपने ये मास लगाते ही वो नीचे चला गया। अब उसने क्या बोला लेकिन लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में, डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, ये देखो डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बोला है। डिस्प्लेस का मतलब है नीचे लेकर जाओ। यहाँ पे वो तो अभी तो ये हैंग कर रहा है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है ना। नेचुरल लेंथ कुछ और ऊपर है, मीन पोजीशन यहाँ है, ये वाली फिगर देखो। और इससे आपने नीचे लेकर गए उसको, कितना नीचे लेकर गए? x, मतलब वो पहले से डिस्प्लेस हो रखा है x0, अब आप उसको नीचे लेके जाते हो x, ठीक है। तो x डिस्प्लेस करेंगे तो कैसे आ जाएगा? देखो इसी के बाजू में डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर क्लैरिटी के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए हमने उसको। अरे लेकर गए क्या, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर यहाँ पे, ये समझाने की बातें हैं। आप अगर उसको खुद लिख लोगे तो भी चलेगा। ये आ गया मास नीचे। अगर मास नीचे आ गया तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि नेचुरल लेंथ कहाँ थी उसकी, ये नेचुरल लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपने उसको x0 पे लाए थे ये, ठीक है, x0 पे लाए थे ये वाला डिस्टेंस, दिस इज x0, ये ऑटोमेटिक आ गया था वो, है ना। मास लगाते ही m लेते ही m जैसे ही उसको नीचे अटैच किया आपने, वो इतना नीचे आ गया था। और उसके बाद में ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ना, अब ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा जो हमने उसको दिया है, ये है डिस्प्लेसमेंट हमारा जो हमने उसको दिया है x, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट है जो हमने उसको नीचे पकड़कर खींचा है। अब ये इक्वेशन हमने जो लिखना है, तो मीन पोजीशन की इक्वेशन यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखेंगे हम इसका मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है इसको आपने। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ये वाली वैल्यू के लिए, इसके लिए मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन क्या है, वो आपका आ जाएगा mg इज इक्वल्स टू kx0। क्या लिखेंगे आप? kx0 इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन बना के याद रखेंगे। अब ये देखो सेकंड, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि x0 तो पहले से था, वो आपने उसको x डिस्प्लेस करे नीचे, तो अभी नीचे की तरफ में आपने उसको डिस्प्लेस किया है। तो आपने उसको जब डिस्प्लेस किया, एंगुलर SHM भी अगर होता तो हम उसको थीटा से डिस्प्लेस करते, लेकिन यहाँ पे अगर हमने उसको डिस्प्लेस किया तो अब हम नेट फोर्स लगाएंगे कि नेट फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ, या फिर नेट फोर्स यहाँ पर है कितना, तो हम निकालेंगे नेट फोर्स नीचे और ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का नेट फोर्स कैसे होगा, तो हम निकालेंगे एफ नेट फोर्स। कैसे क्या लिख रहा हूँ मैं, नेट फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू हम अगर लिखेंगे तो कैसी लिखी जाएगी, एफ नेट इज इक्वल्स टू mg नीचे की तरफ है ना, तो mg क्योंकि ये नीचे गया है, mg उसमें से रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस करो, तो ये हो जाएगा माइनस mg माइनस रिस्टोरिंग फोर्स कितना, k x प्लस x0। अरे करेक्ट है कि नहीं? अभी टोटल नीचे कितना आया अपन,
के एक्स प्लस एक्स नॉट नीचे आ गया ना, यहाँ तक आए थे तो कितना था के एक्स था, और यहाँ पर जब आ गए तो के एक्स प्लस एक्स नॉट, ये वाला हम नीचे आ गए। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ये इक्वेशन को रिड्यूस करना है, तो हम कहेंगे रिड्यूस दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को रिड्यूस करना है हमारा आंसर निकालने के लिए, तो अगर इस इक्वेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं हम f इज इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, देखो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस के एक्स नॉट, ये देखो ओपन कर दिया ब्रैकेट में। अब ये इक्वेशन इसे लिख दिया। इक्वेशन 1 क्या है, लेकिन के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया एम जी माइनस के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी, एम जी, तो एम जी ने एम जी को मार दिया, और नेट फोर्स कितना आ गया आपके पास, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स आ गया, है ना, वो भी माइनस के साथ, माइनस के एक्स। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ मतलब इसका, एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, यानी कि इट इज़ एस एच एम, ये एस एच एम है। स्प्रिंग पेंडुलम जो करता है वो एस एच एम करता है, ठीक है। अगर वो एस एच एम करता है तो फिर उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम पीरियड वही एफ इज इक्वल्स टू के एक्स जो है, तो एफ नेट की जगह पे लगाएंगे आप मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, के बाय एम बोले तो क्या होता है, ओमेगा होता है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय जो भी एम रहेगा आपका, एम बाय के। ये जो के होगा ये किसका होगा, यहाँ पे ये एस एच एम का भी होगा, अगर हम लिखते हैं तो के बोले तो एस एच एम में होता है। अगर आपके पास देखते हैं आप के स्प्रिंग कांस्टेंट और के एस एच एम, ये दोनों जनरल केसेस में सेम ही होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में के एस एच एम। इस पॉइंट को बस याद रखना है। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही आता है, ये होगा आपके पास में एस एच एम की वैल्यू, यानी कि स्प्रिंग पेंडुलम हमने प्रूव किया कि स्प्रिंग पेंडुलम भी जो करता है वो एस एच एम करता है। अब मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों समझाया, एक्चुअली आप लोगों को इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको पहले से मालूम है, ऐसा सपोज किया जा सकता है, लेकिन बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आगे मैं जब ये ऐसे ही यूज़ करूँगा, नेचुरल लेंथ क्या होगी, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और डिस्प्लेसमेंट, हम जो डिस्प्लेसमेंट देते हैं वो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, ये समझाने को। और मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, अब मीन पोजीशन किसको बोलेंगे, पार्टिकल हमारा अब एसएचएम जो करेगा वो कौन से वाले मीन पोजीशन के अबाउट करेगा, वो सब मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है। और मतलब कि ये बेसिक फंडामेंटल है ये पूरा। अब जो हमको टाइम पीरियड मिला, देखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी पर तो डिपेंड ही नहीं करता हो, जी पर अगर डिपेंड नहीं करता है तो फिर आप उसको समझ लो ये क्या करेगा, ये इट शोज सेम टाइम एट अर्थ सरफेस ऑन अ हिल एंड स्पेस एंड मून। आप उसको स्पेस में लेके जाओ, मून पे लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम है। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ जी होता है। बट आपको मालूम होगा कि आपने जो इससे पहले वाला जो पढ़ा था, बट स्प्रिंग पेंडुलम से पहले हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम जो होता है, अब स्प्रिंग पेंडुलम भी एसपीच लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन जी, वो जी पर डिपेंड करता था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। हमारे पास में अभी ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अगर स्प्रिंग पेंडुलम को आप ऑसिलेट करवाते हो, देयरफॉर अगर स्प्रिंग पेंडुलम को आप जो है ऑसिलेट करवाते हो वर्टिकल प्लेन में या इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में भी अगर वो वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन ऐसा ले लो, समझो आपने ऐसा स्प्रिंग पेंडुलम के लिए एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, यहाँ पे एक मास m हो जाएगा, ठीक है, और ये स्प्रिंग हो जाएगा,
और वो स्प्रिंग को आपने यहाँ पर एक वॉल है और वो वॉल से अटैच कर दिया आपने। तो अगर ये वाला देखेंगे आप तो इसके अंदर में जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन इंक्लाइन प्लेन पर है, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा। इंक्लाइन प्लेन पर भी ऑसिलेशन अगर उसकी होगी या उसकी ऑसिलेशन होगी वर्टिकल प्लेन में ऐसी भी, तो दोनों केसेस में उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में है उसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जी तो है ही नहीं, इसलिए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, समझो ज़रा। देखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम क्या पे डिपेंड करता है, फिर अब मास पे, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो मास पे डिपेंड करेगा। मास पे डिपेंड कर रहा है तो अंडर रूट ऑफ एम हो जाएगा, एम बाई के है ना, फॉर्मूला ये है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो एम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और के साथ में इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर इन्वर्सली रिलेटेड है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है मास को इंक्रीज़ करते हैं, मास को इंक्रीज़ किया अगर तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होने वाला है, लेकिन अगर के को इंक्रीज़ किया तो टाइम पीरियड डिक्रीज़ होने वाला है। टाइम पीरियड डिक्रीज़ का मतलब लेस टाइम, कम टाइम के अंदर में ऑसिलेट करेगा। पहले 4 सेकंड में करता था, अब 2 सेकंड में करेगा, लेस टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर में हो जाता है मोर टाइम। मोर टाइम का मतलब है ज़्यादा टाइम में ऑसिलेट करेगा, 2-3 सेकंड बढ़ जाएंगे, हो सकता है ऐसा केस हो जाएगा। और अब देखो इंपॉर्टेंट केस क्या है, इफ़ स्प्रिंग हैज़ मास कैपिटल एम, स्प्रिंग का खुद का मास एम है। जनरली मैंने कहा था जनरली तो हम मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, लेकिन अगर उसने मास एम दे दिया, मास एम दे दिया उसने अगर स्प्रिंग के लिए, तो अब क्या करेंगे फिर, स्प्रिंग के लिए मास एम होगा तो, और एक छोटा मास m जो है वो सस्पेंडेड मास है स्प्रिंग से नीचे लगाया हुआ। स्प्रिंग का खुद का मास m और सस्पेंडेड मास छोटू m, तो इफेक्टिव मास m प्लस m/3, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इफेक्टिव अपॉन k। कुछ जगह पे फॉर्मूला अपना चेंज होगा कि m सेम रहेगा, k इफेक्टिव हो जाएगा, कुछ जगह पे k सेम रहेगा, m इफेक्टिव हो जाएगा, और कुछ जगह पे दोनों भी चेंज हो सकते हैं, दोनों इफेक्टिव आ सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा, देखो इफ़ 2 masses m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग एंड मेड टू ऑसिलेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखो ज़रा, अगर एक स्प्रिंग है और उसको 2 मासेस लगे हुए तो इनके अंदर में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मतलब m की रिस्पेक्ट से m2 का मोशन देख सकते हो, m2 की रिस्पेक्ट से m1 का मोशन देख सकते हो, इसीलिए इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। अगर रिलेटिव मोशन है मतलब एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होगा, इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a1 a2 अगर ऐसा ले लेते हो तो दोनों का एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होता है। तो उसके हिसाब से रिड्यूस मास का जो फॉर्मूला होता है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला याद रख लो, 1/m1 प्लस 1/m2। ये रेजिस्टेंस वाला जो हमारा केस होता था ना इलेक्ट्रिकल में, बिल्कुल वैसे होता है। तो हम रिड्यूस मास का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं फिर, इसको लिख लेते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे बराबर लिखा ना मैंने, है ना, m1 प्लस m2 ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में फॉर्मूला रिड्यूस मास का। रिड्यूस्ड मास ये कहाँ से आया, अब अगर इस पॉइंट को अगर और समझना है और डिटेल में जाना है तो उसकी डिटेल अगर किसी को लगती है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, अगर किसी को ये लगता है कि सर ये फॉर्मूला आता कैसे और कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला अपना न्यूटन लॉ के ऊपर में आता है, ठीक है। जिसमें भी जो 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे जो रिलेटिव मोशन से कनेक्टेड है, एक सेंट्रल फोर्स से कनेक्टेड है और न्यूटन लॉ भी लग रहा है उसके ऊपर में, तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस मास उसके अंदर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो रिड्यूस मास के लिए आप F=ma यही वाला इक्वेशन लगाते हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन इसके लिए भी दोनों के लिए लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए अगर आपको लिख कर भेज दूंगा, उसकी बता दूंगा मैं डेरिवेशन, ठीक है। लेक्चर में लेंगे हम तो अननेसेसरी उसका टाइम इंक्रीज होता है लेक्चर का। तो टाइम पीरियड लिख रहे थे हम, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ रिड्यूस्ड मास अपॉन के, है ना, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है ये अपने वक्त के साथ बदलता जा रहा है। मतलब एक तो फॉर्मूला भी है खुद वक्त का, यानी कि टाइम पीरियड का, और वो बदल भी रहा है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें बस हमको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि कब कौन सा फॉर्मूले को कैसा चेंज करना और उसको क्या उसका आउटकम बनेगा, तो आप इसमें के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। अब देखो ये वाला पेंडुलम फिर से आया हमारे पास में कि अब ये अगर नेचुरल लेंथ से नीचे लटक रहा है, इसकी नेचुरल लेंथ तो कहीं यहाँ तक होगी ना, उसके नीचे लटक रहा है कितना, अगर x0 से नीचे है, वो x0 से नीचे ये डिफ़ॉल्ट मान लेना, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो mg=kx होता है। तो जनरल इक्वेशन कैसी बनेगी, mg=kx0 बनेगी। मतलब अगर आप जो है तो लिख पाओगे टाइम पीरियड की इक्वेशन, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है टाइम पीरियड = 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, ठीक है, m/k। तो अगर मैं यहाँ से m/k की इक्वेशन लेता हूँ तो क्या बनेगी, देखो m/k = x0 अपॉन g, है ना, x0 अपॉन g। तो हम टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं फिर, टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है, ठीक है, x0 अपॉन g।
किसके जगह पे, m बाई के जगह पे, एक्स नॉट अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखते के साथ ही क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट ने मेरे को बोले सर अभी तो जी के साथ इन्वर्स रिलेशन में आ गए ना, टाइम पीरियड इन्वर्स रिलेशन में आ गया ना अभी तो, टाइम पीरियड इन्वर्स रिलेशन जी। हमने पहले क्या देखे थे, पहले एक पॉइंट हमने लिखे थे कि जी के साथ में प्रोपोर्शनल ईच नहीं है, और फिर मून पे जाओ, स्पेस में जाओ, कहीं पे भी जाओ वो तो सेम रहेगा। फिर अब यहाँ पे कहा कि अब तो देखो सर तो आ गया है ना अब जी के साथ में रिलेशन। तो सुनो, अगर यहाँ पर जी चेंज होता है, इफ जी चेंजेस इन दिस फॉर्मूला, तो x0 भी तो चेंज होगा, x0 ऑल्सो चेंजेस, इंडिपेंडेंट हो जाएगा फिर से ये। क्यों चेंज होगा x0? क्योंकि देखो ये तो g तो है जो x0 नीचे ला रहा है इसको। अगर ग्रेविटी बिल्कुल ना होती तो स्प्रिंग के नीचे मास अटैच करने पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर ही रहता था ना, है ना, नेचुरल लेंथ पर ही होता था स्प्रिंग, नीचे आता ही क्यों था? अगर ग्रेविटी ना होती तो नीचे आता ही नहीं, ग्रेविटी है इसलिए नीचे आया। अब ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी तो कम नीचे आएगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नीचे आएगा, और अगर ना रही तो नहीं नीचे आएगा। ठीक है, तो यानी कि जी के साथ एक्स भी बदलता है, ये दोनों भी वेरिएबल है। ठीक है, इसीलिए अगर जी चेंज होता है तो एक्स भी चेंज होता है, इसीलिए देयरफॉर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ जी, जी के साथ डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो अगर एन स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज़ होते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, K2, K3, ठीक है ना, ऐसा ले लो। अब अगर सीरीज़ कनेक्शन किसको बोलते हैं? एक स्प्रिंग का एक एंड दूसरे स्प्रिंग के फर्स्ट एंड को कनेक्ट होना चाहिए, इसका दूसरा एंड तीसरे स्प्रिंग के फर्स्ट एंड को कनेक्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बट फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ये हो जाएगा के इफेक्टिव का फॉर्मूला। ठीक है, इफ ऑल स्प्रिंग को अगर हमने ऑल स्प्रिंग हैज़ वैल्यू के, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के है अगर, तो के इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये आ जाएगा 1/K प्लस 1/K प्लस 1/K प्लस 1/K, बोले तो 3/K या n/K, है ना, n/K आ जाएगा, रेसिप्रोकल करो तो के इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी K/n, रेसिप्रोकल कर लिया ना उसका, n/K का रेसिप्रोकल कर लिया तो ये हो गया K/n, जो एक का है उसको डिवाइड कर देना है, जैसा रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करते हैं बिल्कुल वैसा ही तो है। तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π √m, तो सेम है, और के इफेक्टिव आ जाएगा, के इफेक्टिव आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा यहाँ पर, के इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम करते हैं उसको पैरेलल कनेक्शन, देखो ये दोनों को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, इसके अंदर हो जाएगा K1, K2, K3, और तीनों के एक एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है और दूसरा एंड उनका मास m को कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक एंड से दूसरा एंड जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे ये वाले फिगर में, तो ये वाली फिगर में दिख रहा है आपको कि मास है कनेक्टेड, और स्प्रिंग का एक एक एंड जो है वो मास को कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है, इसलिए दोनों को भी पैरेलल बोलते हैं। तो इसके अंदर में के इफेक्टिव की जो वैल्यू आती है वो हमारे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के जैसी होती है, K1 प्लस K2 प्लस K3, इस तरह से n तक जा सकते हो। अगर n तक लगे हुए हैं तो Kn तक आ जाएगा। तो अगर सबकी वैल्यू एक जैसी हुई तो इफ़ ऑल स्प्रिंग्स हैज़ वैल्यू K, सबकी वैल्यू एक जैसी हुई तो K इफेक्टिव विल बी, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू n टाइम्स K। देखो एक K, दूसरा K, तीसरा K, सबको मिला दिया तो 3K, 4K, n K, है ना, n K हो जाता है। तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाती है? n K हो जाती है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π √m/K इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला आता है। तो ये एक रिलेशन याद रखना है आपने, ये एक रिलेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों भी। ठीक है, सीरीज़ का, और ये वाला सीरीज़ का है ऊपर का, और ये पैरेलल का हमारा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कॉम्बिनेशंस हुए। स्पेशल केसेस और दो डिस्कस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो अगर हमारे पास में है इफ़ द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बिकम nK। अब ये पॉइंट को आपने याद रखना है, क्या चेंज हो रहा है वो याद रखना है आपने। ठीक है,
अब स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में उसने ये बताया अपने को कि अगर डिवाइड करते हो आप, समझ लो, ठीक है, हाईलाइट कर दें, स्प्रिंग कांस्टेंट के था, ठीक है, जनरल स्प्रिंग कांस्टेंट के था, उसको आपने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, तो एक एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, n के, ठीक है, विल बिकम n के, ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा n टाइम्स के, जितने पार्ट से डिवाइड किया, समझो 2 टाइम आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको, तो एक एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बनने वाला है, देखो ज़रा, इन्हें आपने क्या किया, ये k था स्प्रिंग कांस्टेंट्स का और आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका k1 और ये आ जाएगा आपका k2, तो k1 और k2 की जो वैल्यू आ जाएगी ना, k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स k, ऐसी आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, देखो ज़रा, अगर ये 2 टाइम्स k आ गया तो अब ये दोनों कैसे हैं, वापस इनको जोड़ो, इनको वापस जोड़ा तो ये सीरीज़ में चल जाते, सीरीज़ में चल जाते मतलब k सीरीज़ कितना होता है, k सीरीज़ होता है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है ना, ऐसे होता है, तो वैल्यूज रखो k1 प्लस k2 बोले तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2k, ये हो जाएगा आपके पास में 4k स्क्वायर, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 2k प्लस 2k बोले तो 4k, 4k ने 4k को मार दिया, बचा कौन, k, आप स्प्रिंग कांस्टेंट k में वापस आ गए, अरे समझे कि नहीं, ये ऐसा है ये, इसीलिए जब आपको बोला जाएगा ना कि स्प्रिंग को काटा है, स्प्रिंग को काट कर तोड़ कर जो है तो ऐसे किया, ये जो भी पॉइंट देगा वो पॉइंट को आपने इसी तरह से समझना है, ठीक है। देखो ज़रा, एक स्प्रिंग था, अगर उसको आपने दो बीच में से अगर 2 पार्ट में काट दिया, जैसा लेंस काटते थे ना अपन वैसा ही केस है ये बिल्कुल, ठीक है, लेंस को भी अपन जब बीच में से कट करते थे ना उसके प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर में, बिल्कुल वैसा ही केस है ये, स्प्रिंग को आपने बीच में से कट किया, अगर 2 पार्ट में कट किया तो एक एक पार्ट का वैल्यू कितना बन जाएगा 2k हो जाएगा, और वो 2k को वापस अगर जुड़ा दिया आपने तो कितना हो जाएगा 2k पैरेलल में चले गए, तो सॉरी सीरीज़ में चले गए, सीरीज़ में जो वैल्यू होती है वो ये होती है ना, सीरीज़ के अंदर जो वैल्यू होती है आपकी वो इस तरह की होती है, अगर ये वाली वैल्यू सीरीज़ में अगर आपने लगा दी तो वैल्यू आपको फिर से k वापस मिल रहा है, ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, ये लॉजिकल पॉइंट है इसका, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया, वो सारे n पार्ट जितने थे, अभी 2 पार्ट लगाया था मैंने तो वापस k में आए, अगर मैं बोलता हूँ कि n पार्ट जो है वो सबको पैरेलल में लगा दो, है ना, ये तो सीरीज़ में लगा कर तो वापस आ जाओगे ना आप, लेकिन अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया तो इफेक्टिव k जो मिलता है ना, वो इफेक्टिव k मिलता है n² k के बराबर, ठीक है, n² k के बराबर, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है वैल्यू k इफेक्टिव इक्वल्स टू n टाइम्स k होता है, n टाइम्स k की वैल्यू खुद कितनी है n k की वैल्यू खुद n k है ना, तो n टाइम्स n k मतलब n² k, कहाँ लिखा था हमने वो देखो ये वाला, ये पैरेलल का इफेक्टिव है ना kp, तो kp इक्वल्स टू n k होता है, अब एक एक k की वैल्यू n k है तो n² k ये हो गई वैल्यू इसकी, ये n² k हो गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, अब ये भी याद रख लो कि स्प्रिंग की जो लेंथ होती है उसके साथ इफेक्टिव ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपन ने ऊपर भी देखे थे ना, तो लेंथ के साथ या एक्सटेंशन के साथ इन्वर्स रिलेशन में होता है, मतलब आप लिख सकते हो k1 L1 इज इक्वल्स टू k2 L2, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से आ सकती है। दैट मीन्स इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज हाफ देन द फोर्स कांस्टेंट बिकम्स डबल, ऑब्वियसली इसको हाफ कर दिया तो ये हो जाएगा डबल, ठीक है। व्हेन स्प्रिंग ऑफ लेंथ L इज कट इनटू 2 पीसेस सच दैट L1 इज इक्वल्स टू NK2 NL2, L1 की वैल्यू NL2 के बराबर होगा, N की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, यानी कि L1 जो है वो ट्वाइस L2 भी हो सकता है, N1 थ्राइस L2 भी हो सकता है तो इफ़ द कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज k देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना होगा, देखो फर्स्ट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k1 इज इक्वल्स टू n टाइम k टाइम्स n+1 डिवाइड बाय n, ठीक है, आप खुद ही पढ़ लो इसको, अच्छा है। k1 की वैल्यू कितनी होती है kn+1 डिवाइड बाय n, ये हो जाएगी वैल्यू, ये हो गया k1, और k2 की वैल्यू होती है जस्ट n+1 इंटू k, न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिवाइड बाय n नहीं करना है बस, k2 को k1 को डिवाइड बाय n करना है, इसको नहीं करना है, और दोनों का रेशियो लिया तो 1/n आ जाएगा। यानी कि अगर आपको इसको समझना है, इसको समझा कर बताऊँ कि देखो एक न्यूमेरिकल तो वैसे आने वाला है इसके ऊपर में, ठीक है, मैं उसके लिए रुक जाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको बताता हूँ ये न्यूमेरिकल में कैसे लिखते हैं बोलकर, तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन है कि बॉडी ऑफ मास m अटैच टू अ स्प्रिंग विच इज ऑसिलेटिंग विथ टाइम पीरियड 4 सेकेंड, तो पहला टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड्स। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 4 kg, पहले एक मास था m1 की वैल्यू थी m, m2 की वैल्यू हो गई m+4, है ना, 4 kg बढ़ा दिया,
इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 2 सेकेंड, मतलब इंक्रीजेस बाय 2 सेकेंड मतलब 4 + 2, इंक्रीजेस बाय 2, तो मतलब हो गया टोटल 6 सेकंड का टाइम पीरियड। नया टाइम पीरियड कितना है, 6 सेकंड का है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इनिशियल मास, जब इनिशियल मास की वैल्यू निकालो बोला तो क्या करना, वैल्यू को पहले T1 को लिखना, T1 इज इक्वल्स टू, या फिर जनरल फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई √m/k, ये जनरल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला T1 का फार्मूला, तो T1 का फार्मूला मैं लिखूंगा 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई, अभी इतना तो डिटेल में नहीं लिख सकते ना, आप लोग तो समझदार हो, समझ जाओगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी m/k, क्योंकि मास कितना है m है और k कितना है k है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन बनाएंगे आप 6 सेकंड के साथ, तो 6 सेकंड इज इक्वल्स टू 2 पाई √m+4, ठीक है, 4 kg ऐड कर दिया उसके अंदर, डिवाइड बाय k, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गए। अगर आपने ये दोनों का डिवीजन ले लिया, लेना ही पड़ेगा ना, डिवाइड 1/2, अगर दोनों का डिवीजन ले लिया आपने तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 4/6 इज इक्वल्स टू 2 पाई 2 पाई गेट्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों में से, ठीक है। और अपने पास में इक्वेशन क्या बचेगी, देखो ये √m बचेगा, नीचे से k गेट्स कैंसिल हो गया, तो एक ही रूट में अगर बताया जाए, एक ही रूट में, तो ऊपर बचेगा m और नीचे बचेगा m+4। अब प्लीज़ ये मत पूछना कि सर कैसे आया बोलकर, तो ये कॉमन डिवीजन है बेटा, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू आपकी, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ में, 4 से पहले काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ में, तो स्क्वायर कर देने के बाद में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/9 इज इक्वल्स टू m/m+4, ठीक है। फिर आगे इसको लेकर गए तो कितना बन जाएगा, 4m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4m + 16 इज इक्वल्स टू 9m, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4m उधर जाकर माइनस हो गया, तो 5m इज इक्वल्स टू 19 नहीं, वो 16 ना, ये 4m इधर जाके माइनस हो गया ना 9m में से, 9m - 4m बोले तो 5m इज इक्वल्स टू 16, यानी कि m इज इक्वल्स टू 16/5, 5 से इसको काट दिया, कितना आता, 3.1 बचा 2, 3.2 आता एग्जैक्ट, 3.2 kg, ये था इनिशियल वैल्यू, दिस वाज द इनिशियल मास, ठीक है। ये आंसर होगा आपका। वन बॉडी इज one body is suspended from a spring of length L, spring constant K, and has time period T. Now if the spring is divided into 2 equal parts and joined in parallel, the same body suspended from this arrangement then determined the new time period. मतलब कैसा था कि initially there was a spring जिसकी लेंथ थी L, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसका K, और उसके नीचे मास m लगा हुआ था। अब क्या कर दिया आपने, स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विच आर जॉइंड इन पैरेलल, तो अब आपने क्या कर दिया, देखो अब आपने इस तरह से जुड़ा दिया उसको, ये हो जाएगा न्यू सेटअप, ठीक है। उसी के 2 टुकड़े कर दिया आपने और यहाँ पे m मास लटका दिया। अब इसकी लेंथ हो गई L/2, इसकी लेंथ भी हो गई L/2, ठीक है, और ये होगा K1 और K2, यहाँ पे 2 वैल्यू बन गए अब आपके। तो आप क्या बोलोगे कि K1 की वैल्यू हो जाएगी K1 इज इक्वल्स टू 2K, और K2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2K, ठीक है ना। ये तो अपने देखा कि लेंथ अगर हाफ होती है तो K डबल हो जाता है, ठीक है, और ये दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, इसीलिए K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो गई, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2K + 2K हो जाएगा, है ना। ये बन गया आपका 4K। अब ये 4K है आपका K इफेक्टिव की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, T डैश की वैल्यू जब लिखेंगे यहाँ पर, तो T डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई √m/K इफेक्टिव होगा, K इफेक्टिव लेना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, Km/4K, m/4K। अब यहाँ पे अगर आपने m/4K लगाया तो ये 4 को आप थोड़ा सा अगर ऐसा लिखोगे, इसमें से अगर आप 2 पाई m/K अगर लेते हो तो ये कैसा हो जाएगा, 2 पाई √m/K अलग, 1/√2 अलग, सॉरी 1/√4 अलग, मतलब वो बाहर जाकर तो 2 बनने वाला है, तो ये हाफ ऑफ दैट टाइम पीरियड हो जाएगा, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड का। मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, देखो इतना सेटअप ना करते हुए हम जस्ट इसको ऐसे लिख देते हैं कि दिस विल बिकम
1/2 क्योंकि ये बाहर चला गया 2 बन गया, तो 1/2 का अलग कर दिया 2πm/k। ये कौन है? हमारा टाइम पीरियड ओरिजिनल, तो हम ये लिख देंगे ओरिजिनल टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2, ऐसे हो जाएगा ओरिजिनल डिवाइड बाय 2, यानी कि जो टी डैश होगा नया टाइम पीरियड वो हाफ ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पैरेलल में लगा दिया। ऑब्वियसली सोच कर देखो, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, अब यह स्प्रिंग को आप डिस्प्लेस करो, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ो, ये ऐसा वाइब्रेट करना शुरू करता है, टिंग 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 टिंग। अब ये क्या करो, इसके हाफ करो, इसको 2 लगाओ और इसको करो टिंग 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 टिंग, तो ये फास्ट हो जाता है थोड़ा सा, ये फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये टाइम पीरियड जो है ये कम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्लैब ऑफ मास m which is moving horizontally and executing SHM. The coefficient of static friction between block and slab is mu. If the block is not separated from the slab, then determine the angular frequency of oscillation. मतलब यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो कुछ इस तरह का होगा। देखो ज़रा, यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक रखा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर में एक छोटा ब्लॉक रखा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही बोला है उसको, एक बड़ा ब्लॉक है कैपिटल M वाला और उसके ऊपर में अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन द हॉरिजॉन्टल स्लैब ऑफ मास m। ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये है छोटू m और ये है अपना कैपिटल M। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको ऑब्वियसली स्प्रिंग लगा हुआ है और ये कर रहा है ऑसिलेट। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ये ऑसिलेट करेगा, इधर भी जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है कि इनके बीच में एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और ये ब्लॉक जो है m वाला ये गिर नहीं रहा है। अगर ये आपका ऐसे नीचे मोशन शुरू करता है, ऑसिलेशन शुरू करता है, तो ऊपर वाले ने गिर जाना चाहिए था अगर फ्रिक्शन ना होता तो, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से टिका हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा अगर स्लैब जो है, इफ़ ब्लॉक विल नॉट, क्या बोलेंगे आप उसको, सेपरेटेड, ऐसा दिया ना क्वेश्चन में, सेपरेटेड फ्रॉम स्लैब। अगर स्लैब से सेपरेट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रीस्टोरिंग फोर्स वो लेस देन होगा या इक्वल होगा फ्रिक्शनल फोर्स के, फ्रिक्शनल फोर्स के। क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स अगर रिस्टोरिंग के बराबर होगा तभी तो नहीं गिरेगा। अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शन से ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स m को बहुत जो है तो ज़्यादा फोर्स के साथ बुला लेगा नीचे, और ये m उधर ही रह जाएगा, ऊपर का m जो है ब्लॉक वाला वो गिर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे इसकी f रिस्टोरिंग शुड बी लेस देन और इक्वल टू f फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन लिखा है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके लेस देन और इक्वल टू होगी म्यू एम जी के साथ। म्यू एम जी बोले तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू एम जी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फिर इट इज़ इक्वल्स टू, अगर बताना है तो कैसे बता सकते हो, एम एम गेट्स कैंसल, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, लेस देन और इक्वल टू, ऐसा लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू म्यू जी और ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है एसएचएम के अंदर में, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, म्यू जी के बराबर आने वाली है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपने ओमेगा निकाला तो ओमेगा कितना आने वाला है फिर, देयरफॉर ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू ए, उधर चला जाएगा, रूट के अंदर चले जाएंगे सब लोग, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन ए, म्यू जी अपॉन ए, ये वैल्यू बन जाएगी। वेरी गुड, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में। तो ये होगा आपका ओमेगा। अगर आपको पूछा जाए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो तो बस यही निकालना था ना आपको, तो फिर और क्या निकालना था, यही तो निकालना था, ये आंसर है उसका। फिर अब देखो क्या दिया, पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन T1 इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, इफ अनदर स्प्रिंग इज यूज्ड विथ सेम मास then periodic time of oscillation is T2. Now if the mass is suspended from in series combination above springs, calculate the time period. मतलब हुआ ये है कि पहले केस में आपने एक स्प्रिंग यूज़ किया और इसके लिए आपने बनाया M1, समझो m मास लगाया ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, तो इसके लिए टाइम पीरियड आया T1। दूसरी बार आप क्या करोगे, एक दूसरा स्प्रिंग लोगे, मास m उसी को भी लगाओगे,
K2 ये होगा तो इसका टाइम पीरियड आता है T2। अब क्या किया, ये दोनों स्प्रिंग को आपने लिया और ये दोनों स्प्रिंग को ऐसे जोड़ दिया, एक और दूसरा सीरीज़ में, और फिर वही मास m लगा दिया यहाँ पर, तो ये आ गया K2 और ये आ गया K1। इस तरह से अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि T1 की वैल्यू जो थी आपकी वो 2 पाई और ये आ जाएगी m/K1, है ना। इसका शॉर्टकट भी है लेकिन लॉन्ग कट उसका ये है। इसका शॉर्टकट बहुत आसान कर सकते हो आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है, K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने इक्वेशन निकाली तो आपने क्या करना है, यहाँ से K1 और K2 निकालना है स्क्वायर करके। तो यहाँ से इक्वेशन कैसी हो जाएगी, K1 की इक्वेशन हो जाएगी समझो 4 पाई स्क्वायर m/T1 का स्क्वायर, है ना। और K2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऊपर से यहाँ से देखो K2 की इक्वेशन हो जाएगी, K2 ऊपर जाता है T2 नीचे आता है, स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये हो जाता है 4 पाई स्क्वायर m/T2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा होगा K1 और K2। क्योंकि आप सीरीज़ में कनेक्शन करना है तो K1 K2 मालूम होना तो ज़रूरी था ना। अब सीरीज़ में कनेक्शन किया जब तो 1/K सीरीज़ इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है, ये हमको पता है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Ks की वैल्यू को लिख सकते हैं K1 K2/K1 प्लस K2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं K1 K2/K1 प्लस K2, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से आपने लिख दिया इक्वेशन तो दोनों की इक्वेशन बनाओ। अब K तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना, तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्विवेलेंट टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिख के बताता हूँ 1/Kn। तो 1/K का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टाइम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, है ना, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। क्योंकि देखो यहाँ से K का फॉर्मूला ये है ना, अरे है कि नहीं, ये बात है ना। तो 1/K क्या हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/K बोले तो इसका रेसिप्रोकल ना। देखो फिर m1 लिखो, m1 का सॉरी इसका 1/K लिखने का, 1/K1, 1/K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो T1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। दूसरा लिखो 1/K2 लिखो, 1/K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/K2 मतलब T2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो गया ना, तो बचा कौन, तो आपके पास बचा है सिर्फ T इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। और अगर आपने इसका स्क्वायर कट कर दिया तो ये बेचारे चले जाएंगे रूट के अंदर में। ये हो गया फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। इसको याद कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आता है ये इक्वेशन। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास m इन फिगर A एंड B, व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इन ईच केस। तो इक्विवेलेंट तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही क्या होता है, 2 पाई √of m/K इक्विवेलेंट, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूले के लिए अपने को ये वाला एक केस पहले सॉल्व करना है, फॉर A और फॉर B दोनों सॉल्व करना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखो फॉर A, जब हम A सॉल्व कर रहे हैं, A के लिए पहले ऊपर के ब्रांच सॉल्व करते हैं। ऊपर की ब्रांच कैसी है, ये क्या है, सीरीज है ना, सीरीज, ये है K1 और ये है K2। तो आप क्या लिखोगे सीरीज में, K सीरीज इज इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना, ये आ जाएगा आपका K1 K2 प्लस K1 प्लस K2। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक स्प्रिंग हो गया समझो, इसकी वैल्यू Ks होगी, और ये दूसरा स्प्रिंग हो गया और इसकी वैल्यू, ये मास m है तो इसकी वैल्यू K3 है। अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि Ks एंड K3 आर इन पैरेलल। अरे है कि नहीं, पैरेलल है ना दोनों भी। अगर ये दोनों पैरेलल है, देखो ज़रा हमने कैसे सॉल्व किया, ये वाला जो था ये सीरीज पहले निकाल लिया, इसका तो Ks हो गया, यानी ऊपर वाला जो था ना ये वाला, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी थी, इक्विवेलेंट वैल्यू जैसे हम रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं ना, बस वैसे ही सॉल्व करना है यार, और क्या है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका Ks इक्विवेलेंट, ठीक है, Ks हो गया। और Ks के बाद में फिर आपने क्या कर दिया, उसको K3 के साथ पैरेलल बना दिया। तो जब K3 के साथ आप पैरेलल बनाओगे तो आपका K इक्विवेलेंट इन फर्स्ट केस कैसे निकलेगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आपके पास निकलेगा Ks प्लस K3 मतलब K1
K2 अपॉन K1 प्लस K2 और उसमें K3 ऐड करो। अगर ये K3 ऐड कर दिया आपने तो इसके अंदर में ये वैल्यू कितनी बनती है, चलो देखो, ये वैल्यू हो जाती है K1 K2 एज इट इज़, K1 K2 एज इट इज़ प्लस ये K3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाके, तो ये कितने वाला है, K1 K3 होने वाला है, ये ऊपर जाकर K3 इंटू K1 प्लस K2 होने वाला है और होल डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो इसका वैल्यू कितना आता है फिर, इसका वैल्यू आ जाता है K1 K2 प्लस K1, ये वाला K1 K3, K1 K3 प्लस K2 K3, K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये है आपका K इक्विवेलेंट, दिस इज K इक्विवेलेंट। अगर K इक्विवेलेंट निकल गया तो चलो फिर टाइम पीरियड के अंदर में, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर हमारा टाइम पीरियड जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, ये वाली K इक्विवेलेंट की वैल्यू है K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 और इसके डिवाइड में कौन है, K1 प्लस K2, वो ऊपर चले गए, तो ये हो गया K1 प्लस K2। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास में वैल्यू निकला। दिस इज़ द वैल्यू फॉर टाइम पीरियड, दिस इज़ द वैल्यू फॉर टाइम पीरियड इन केस ए। ठीक है, ये ए वाले केस में था। अब बी वाले केस में देखो ज़रा कहाँ है फार होगा, बी वाला केस, बी वाले केस में तो K1 और K2 दोनों कैसे है, पैरेलल में है, तो सॉल्व इट, आप लोग कर लो इसको, ये दोनों पैरेलल में है, याद रख लो, है ना, पहले बताया था पैरेलल में, तो इनका टाइम पीरियड आप लोग निकाल लो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब समझ लो, ऐसा क्वेश्चन दिया अपने को कि इनफाइनाइट स्प्रिंग है और फोर्स कांस्टेंट K, 2K, 4K, 8K रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट अगर निकालना है तो अपन कैसे निकालते हैं, देखो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है अपने पास में K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K आ जाता है प्लस 1 अपॉन 2K आ जाता है प्लस 1 अपॉन 4K, है ना, 4K 8K, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8K। ऐसा करते करते आप रिस्पेक्टिवली बहुत सारे अगर कनेक्टेड है अप टू इन्फिनिटी, अगर समझ लो इन्फिनिटी तक दिया आपने को, अप टू इन्फिनिटी है समझो, तो इन्फिनिटी का अपन जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आपको जीपी का फॉर्मूला याद है, जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज a, इसको बोलते फर्स्ट टर्म, और जो r होता है इसको बोलते कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर या रेशो, कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन अपन कब बना सकते हैं, जीपी की इक्वेशन कब बना सकते हैं, देखो ज़रा, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे K कॉमन ले लिया अगर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 2, इसको 2 का पावर 1 ले लो, प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 4, ऐसा करते करते इन्फिनिटी, इसीलिए तो जीपी बनाओ। ठीक है, 1 अपॉन 2 का पावर 1 अपॉन 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो कॉमन रेशो कौन है, 2, कॉमन रेशो कौन है, 2 है ना, ऐसा हो जाएगा। तो फिर आपने अगर ऐसी इक्वेशन बनाई तो कॉमन रेशो के साथ में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K A अपॉन 1 माइनस आर, इसकी जगह पे जीपी आ जाता है। A कितना है, A की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/2, हर जगह 1/2 दिख रहा है ना आपको, तो 1/2 होती है वैल्यू, ये हो जाता है 1/2। इसका मतलब कितना हो गया 1 अपॉन K, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये कितना है, एक में से आधा चलेगा बोले तो आधा, ये आधा बोले तो 2 ऊपर चलेगा, ये हो जाता है आपका 2/K, ये हो गया आपका 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन K इफेक्टिव। तो मतलब देयरफॉर K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू K/2। ठीक है, K/2 इज द K इफेक्टिव की वैल्यू, ये है आपके पास रिलेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ पर। देखो एक और, अगर अपने को दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी इज 6 हर्ट्ज व्हेन फोर्स F1 इज अप्लाइड और 8 हर्ट्ज व्हेन F2 इज अप्लाइड, इफ बोथ फोर्सेस आर अप्लाइड टुगेदर देन द फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मालूम है और फोर्स का फॉर्मूला मालूम है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू माइनस KX और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 पाई
अंडर रूट के बाय एम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एम बाई के नहीं होता है, के बाय एम होता है, ठीक है, ये वाले वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, n1 n2 की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, n1 की वैल्यू लिखा मैंने अगर, तो ये आ जाता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k1 बाय एम, ठीक है ना, m तो सेम है ना, और n1 की वैल्यू कितनी है 6 हर्ट्ज़ है, और n2 की वैल्यू जब लिखेंगे तो 8 हर्ट्ज़ है समझो, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k2 बाय एम, और इसकी वैल्यू कितनी 8 हर्ट्ज़, ठीक है, 8 हर्ट्ज़ आ गई। अब आपको बोला है कि दोनों फोर्स एक साथ लगा दो, तो जब दोनों फोर्स एक साथ लगाएंगे तो F1 प्लस F2 दोनों फोर्स एक साथ लग जाएंगे। अगर F1 प्लस F2 एक साथ लग रहे हैं तो देखो F1 के अंदर में आता है K1x, F2 के अंदर आता है K2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस K1 प्लस K2 हो जाएगा, दोनों फोर्सेस ऐड हो गए इंटू एक्स, है ना, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो अगर ये वाली इक्वेशन हो गई है, तो अगर ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसा आएगा, देखो इसको अगर आप मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करोगे तो इसके अंदर में मास इसके नीचे चला जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाय एम, है ना, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय एम वो ओमेगा की वैल्यू होती है। तो फिर आपके पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपके पास में, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के इफेक्टिव, के इफेक्टिव कितना हो गया आपका K1 प्लस K2 हो गया, K1 प्लस K2 बाय एम। अरे इसको, ये जो है ना, ये इक्वेशन देखो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने का, तो एक्सेलरेशन कितना आता है फिर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ये मास इसके नीचे चलेगा, तो ये आ जाता K1 प्लस K2 डिवाइड बाय मास इंटू एक्स, है ना, ऐसा आ जाता है। अब हमारे पास में A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाय एम, ठीक है ना, और आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एन होता है ओमेगा का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आपको n निकालना है तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, उसको डिवाइड बाय 2 पाई कर दिया तो 1/2 पाई, और ये तो ओमेगा है ना, अरे है कि नहीं, ये ओमेगा है ना, तो ये हो गया आपका वैल्यू, ये कितना आ गया n का वैल्यू आ गया। तो अगर फिर आपके पास में n का ये वैल्यू है K1 प्लस K2, तो कहाँ है K1 और K2 की तरह, फिर तो हम बोलेंगे K1 K2 यहाँ से निकलेंगे, देखो ये K1 है, K1 कितना निकलेगा, K1 अगर स्क्वायर कर दिया इधर तो ये 36 बन जाएगा, है ना, 36 m इंटू वैल्यू जो बनेगी उसकी, तो अरे है कि नहीं, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, n1 का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से K1 लेना है तो जस्ट देखो, ये जो K1 लेना है ना, तो इसको स्क्वायर कर दो पूरे को, ये पूरे का स्क्वायर कर दो, K1 निकल जाता है वहाँ से, तो उसको लेके K1 को यहाँ ला के रखो, तो ये हो जाता है n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K1 की वैल्यू, तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी n1 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और m, n1 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m प्लस K2 की वैल्यू कितनी n2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और m, और नीचे डिवाइड बाय कौन, मास, तो मास से मास को मार दिया, ये सारे मास मर गए, ये 4 पाई स्क्वायर रूट के बाहर चला गया, तो क्या बन गया, रूट के बाहर जाकर वो 2 पाई बन गया, और नीचे एक और 2 पाई है तो वो ख़त्म हो गया, तो अंदर कौन बचा आपके पास n1 का स्क्वायर बचा और n2 का स्क्वायर बचा। अगर ये दोनों बचे हैं तो आपके पास में 1/n की वैल्यू कितनी आई, कि ये n की वैल्यू है ना, डायरेक्टली n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, रूट ऑफ n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 हर्ट्ज। ये फाइनल आंसर होगा, ये दोनों का वैल्यू 100 बना, 100 रूट से बाहर आया तो 10 हर्ट्ज बना, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारे ये वाले कुछ न्यूमेरिकल्स, अभी देखो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे बाकी हैं, ये देखो इतने सारे न्यूमेरिकल मेरे अभी बाकी है, अभी तो यहाँ हुए, ये वाला न्यूमेरिकल तक हो गया, तो इसके आगे ये 3, उसके बाद में ये ऊपर के 7-8 न्यूमेरिकल और इधर के 10-15 12-13 न्यूमेरिकल और बाकी है इसी पॉइंट पर, ठीक है, यही पॉइंट पर इतने सारे न्यूमेरिकल है, तो वो लेते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे स्पेशल केसेस कंटिन्यू करेंगे हमारे स्प्रिंग पेंडुलम के, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केसेस, यानी कि वो पुली लेके आएंगे, पुली के साथ में इधर स्प्रिंग लगाएंगे, स्प्रिंग के साथ इधर मास लगाएंगे, और ये पुली को फिर ऊपर में ऐसा हैंग करेंगे, और देखेंगे स्प्रिंग पेंडुलम के केसेस ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, चलिए।